नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। इस सप्ताह का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? इस सप्ताह का सबसे बड़ा मुद्दा रहा घुसपैठ। हमने देखा पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश के जो अवैध घुसपैठिए हैं वो खुद सीमा तक जा रहे हैं और बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश उनका वेरिफिकेशन कर रहा है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कई सारे सीमावर्ती राज्यों का दौरा किया और कैसे स्मार्ट सीमाएं बनाई जाएं उसको लेकर वो काम कर रहे हैं। अब बीजेपी की सरकार जो है वो घुसपैठ को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि 12 साल तक सरकार ने क्या किया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत में कितने अवैध घुसपैठिए हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि घुसपैठ की इस समस्या का हमेशा के लिए सॉल्यूशन क्या है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ PIL मैन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय जी की लगभग 150 पिटिशंस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर PIL एडमिट हो जाती है, कुछ रिजेक्ट भी होती होंगी, लेकिन घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे मुद्दा हो समान नागरिक संहिता का, चाहे मुद्दा हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, चाहे मुद्दा हो जनसंख्या नियंत्रण का, इन तमाम चीज़ों पर अश्विनी उपाध्याय ने PIL की है और घुसपैठ पर इनके पास जो डाटा है वो चौंकाने वाला है। आपको पता है सबसे पहले 2004 में गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने यह कहा था कि भारत में 1.2 करोड़ घुसपैठिए हैं। उसके बाद किरण रिजिजू ने कहा कि 2 करोड़ के आसपास, लेकिन असली नंबर कितना है? अश्विनी भाई, हमारे कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक पे आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी PIL के अंदर क्या बताया है, कितने घुसपैठिए भारत के अंदर है, कितनी इनकी संख्या होगी? दीपक जी, धन्यवाद आपको आज आप मुझे बुलाने के लिए। लगता है काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि आपको भी आंकड़ा 150 का याद है। अभी अपनी 250 PIL हो चुकी है। अभी 250 अच्छा, 250 हो गए। तो ये जो घुसपैठ के ऊपर मैं 250 हो गए। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था घुसपैठ के ऊपर। डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, जो 3 शब्द आप सुन रहे हैं ना, डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट, ये 2017 मेरी PIL मैंने लिखा था। और उस समय मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे। श्री प्रकाश जायसवाल जी का आंकड़ा दिया था, किरण रिजिजू जी का आंकड़ा दिया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सिन्हा साहब थे जिन्होंने सबसे पहली बार असम का दिया था वो आंकड़े दिए थे। और इसके अलावा किस राज्य में किस तेजी के साथ आधार बना है, कितना राशन कार्ड बना है, कितना ड्राइविंग लाइसेंस बना है, कितना बर्थ सर्टिफिकेट बना है, उसकी एक हमने कैलकुलेशन किया। किस जिले में कितने सिटीजन हैं और वहां पे आधार कितना बन गया है। बहुत सारे जिलों में ऐसा भी हुआ है कि उस जिले की जनसंख्या मान लीजिए X है, तो जो आधार बना है वो लगभग उसका 1.25 गुना बन गया है। मतलब 110% बन चुका है। तो आधार ज्यादा बना है जबकि वहां की जनसंख्या कम है। तो वो सवाल है कि आधार बनवाया किसने? आधार घुसपैठियों ने बनाया। घुसपैठ का मूल कारण है दीपक जी, ये 1946 का बना हुआ घटिया कानून। ये 1946 में बना था, इसको बदला नहीं गया था। वो पहली बार अब जाके 2025 में बदला गया है। अब ये कानून हट चुका है, लेकिन ये कानून इतना सड़ा हुआ था कि घुसपैठिए आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। दूसरा एक बड़ा कारण है, यह है आधार एक्ट। ये आधार एक्ट ये कहता है कि भारत के रहने वाले नागरिक भी आधार बनवा सकते हैं और कोई विदेशी भी नागरिक आधार बनवा सकता है। ये व्यवस्था दी गई थी जो हमारे एम्बेसीज के राजदूत वगैरह रहते हैं यहाँ चाणक्यपुरी वगैरह में, उनके लिए व्यवस्था दी गई थी। उनका आधार बना कि नहीं बना मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पूरा का पूरा फायदा उठाया घुसपैठियों ने। और उसमें कंडीशन क्या दी है आधार बनवाने के लिए कि कोई पार्षद लिख के दे दे कि हाँ 6 महीने से भारत में रह रहे, या प्रधान लिख के दे दे कि हमारे क्षेत्र में 6 महीने से रह रहे, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हाँ ये व्यक्ति हमारे मकान में 6 महीने से रह रहा है, वही इतना पर्याप्त है उसको आधार बनवाने के लिए। जैसे ही उसका आधार बन जाता है कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में, वैसे ही वो जाता है तहसील के दलाल को पकड़ता है और 2000 रुपए देता है, उसका राशन कार्ड बन जाता है। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं वो जाके नगर निगम के दलाल को पकड़ता है, 2000 फिर देता है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है RTI ऑफिस को दलाल को पकड़ता है, 3 से 4000 रुपए में उसका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जब ये 4 डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेता है 8 से 10,000 रुपए में, दोबारा वही पार्षद, वही प्रधान जिसने पहले उसका आधार बनवाया था, वो उसका वोटर ID में नाम जुड़वा देता है। और हो क्या रहा है, अभी पिछले साल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक जिले में 19,000 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। आप सोचिए जरा, 19,000 एक गांव से बन गया।
अभी लेटेस्ट जो एग्जांपल आपको देता हूं, महाराष्ट्र के मुंबई में एक शहर से, महाराष्ट्र की राजधानी से 87,000 फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट पाए गए हैं। अब उनको रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है। तो हुआ, घुसपैठ का मूल कारण है घूसखोरी। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2,000 रुपए देके आते हैं, अंदर आते हैं 2,000 3,000 में डॉक्यूमेंट बनता चला जाता है। तो कुल मिला के 10 से 12,000 रुपए में ये घुसपैठिए भारत के नागरिक बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, फ्री में मकान लेना शुरू करते हैं, फ्री में राशन उनको मिलना शुरू हो जाता है, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो जाता है, उनको वजीफा मिलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा आज की डेट में सारे रोजगार उन्होंने करने शुरू कर दिए, ठेले लगाने से लेके ऑटो रिक्शा खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा चलाने तक सारा काम करना शुरू कर दिया है। ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने जो PIL फाइल किया, हमने कहा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए कानून तो है हमारे पास, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं रासुका। अगर जिसके ऊपर रासुका लग जाती है साल भर जमानत भी नहीं होती है। लेकिन इस कानून में, यह कानून बना 1980 में, इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जबकि इजराइल में घुसपैठ करने पे आजीवन कारावास है जो घुसपैठिया आएगा, और अगर किसी इजराइल वाले ने उसकी मदद कर दिया तो वो जघन्य अपराध हो जाएगा, उसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है। यही व्यवस्था चीन में है कि घुसपैठ करना जितना अपराध है उससे बड़ा अपराध है घुसपैठियों की मदद करना। हमारे भारत के अंदर पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए लोग घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं और उनका कुछ नहीं हो रहा है। वो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान बन रहे हैं क्योंकि ये 1950 वाला घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है। तो अगर घुसपैठ रोकना है, जो आपका सवाल था घुसपैठ, इसका समाधान क्या होगा, तो सबसे बड़ा समाधान ये होगा घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। दूसरा समाधान होगा घुसपैठ करना और घुसपैठियों की मदद करना को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया जाए। दीपक भाई, हमारे पास ये अनलॉफुल एक्टिविटी वाला कानून है जिसको UAPA कहते हैं, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा नहीं है कि घुसपैठ करना अनलॉफुल एक्टिविटी है, घुसपैठियों की मदद करना अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो पुलिस इसको भी नहीं लगा पाती है घुसपैठियों के खिलाफ। तीसरा काम करना पड़ेगा, आपको आधार एक्ट बदलना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा आधार केवल और केवल भारतीयों को मिलेगा, विदेशियों को नहीं मिलेगा। अगर विदेशियों को मिलेगा भी तो वो पार्षद, प्रधान के कहने पे नहीं मिलेगा। गजटेड ऑफिसर, कोई SDM, ADM, DM लेवल का अधिकारी लिख के देगा कि हाँ भाई ये विदेश से आए हैं, इनको आधार दे दिया जाए, तब आधार बनेगा। ये जो ओपन सिस्टम हमने कर रखा है उसको खत्म करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। समस्या यह हो रही है, हमारे पास ये BNS 150 साल के बना, 150 साल के बाद बना, और इसमें धारा 111 है जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है। दुर्भाग्यवश उसमें चोरी डकैती तो ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा हुआ है, लेकिन घुसपैठ करना, घुसपैठियों की मदद करना ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं लिखा हुआ है। तो ये धारा 111 भी पुलिस नहीं लगाती है। घुसपैठ करना एक तरीके से एक्ट ऑफ टेररिज्म है, आतंकवाद है। यहां आ रहे हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, क्राइम करते हैं, भाड़े पे हत्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। धारा 113 एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन हमने उसमें ये नहीं कहा कि हाँ घुसपैठ भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। 5,000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, बाद में ईरान 2 टुकड़े हो गया, ईरान और इराक बन गया। तो अगर आप पूरे भारत का, अगर इसका इतिहास उठा के देखें, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए हैं, और 25 के 25 टुकड़े हुए हैं केवल और केवल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। डेमोग्राफी बदली, भारत के टुकड़े हो गए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, वो 7 टुकड़े किस लिए हुए? डेमोग्राफी बदली, टुकड़े हो गए। और ये घुसपैठिए भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। डेमोग्राफी कैसे बदली, इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये भी मेरी PIL में लिखा हुआ, मैंने बाकायदा ऑन एफिडेविट लिखा हुआ है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई, यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। और सबसे दुखद और खतरा यह है दीपक भाई कि भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं। मतलब यूपी बॉर्डर, उत्तराखंड बॉर्डर, आपका त्रिपुरा बॉर्डर, आपका असम बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर, ये जो गोवा बॉर्डर, ये जो भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उनमें 300 की डेमोग्राफी बदल गई है। और इस डेमोग्राफी बदलने का मूल कारण है लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। तो घुसपैठ अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है, उसका समाधान करना जरूरी है।
और समाधान मैंने आपको बताया कि आपको नियम कानून बदलना पड़ेगा। ठीक है, संक्षेप में थोड़ा मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, 12 साल अपोजिशन ये कहती है, आप खुद भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है, आपने कहा कि डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये आप ही की पिटीशन के अंदर लिखा हुआ है। 12 साल में बीजेपी की सरकार ने कितने घुसपैठियों को निकाला, और नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाल पाई? देखिए, घुसपैठ क्यों नहीं निकल पाई, घुसपैठिए क्यों नहीं निकल पाए, मुझे लगता है ये सरकार से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस अपने हमारी याचिकाओं पे है, पीआईएल पे है। हम जो कर सकते थे वो किए। अगर हम संसद में होते तो ये बात जो आपने कहा है, ये बात हम संसद में भी उठाते, भाई कहते कि भाई घुसपैठ करो। लेकिन जो घुसपैठ नहीं रुकी है उसके लिए केवल केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, घुसपैठ नहीं रुकी है उसके लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। त्रिपुरा की सरकार भी जिम्मेदार, त्रिपुरा की सरकार तो अभी जाके बीजेपी के पास आई। बंगाल की सरकार जिम्मेदार, बॉर्डर पर उन्होंने बाड़ नहीं लगाया, फेंसिंग नहीं करने दिया, वो बंगाल भी अभी जाके बीजेपी के पास आया। असम की सरकार में भी पहले कुछ व्यवस्था नहीं थी, वहां पे पूरा बॉर्डर खाली पड़ा हुआ था, वहां पे भी अब जाके बीजेपी की सरकार आई। पंजाब भी एक तरीके से बहुत बड़ा एरिया खुला पड़ा है। तो जो भारत का बॉर्डर खुला हुआ है, ये खुला मेन खतरा है, खुला हुआ बॉर्डर, और उससे भी बड़ा खतरा है हमारे देश में कानून का खौफ नहीं है। ये घुसपैठिए चीन जापान नहीं जाते, सिंगापुर नहीं जाते, अरब दुबई नहीं जाते, कुवैत बहरीन नहीं जाते, भारत आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है बाकी जगह जाएंगे तो उनको दंड लाठी मिलेगी, और यहां आएंगे तो यहां की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां केवल और केवल अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और स्वागत कैसे होता है? मैंने घुसपैठियों को निकालने के लिए पीआईएल फाइल किया। टोटल 16 पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 15 ये कह रही हैं कि नहीं, हमारी याचिका को रद्द कर दिया जाए और हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट दे दिया जाए, हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कर दिया जाए। तो ये, और बड़े बड़े दिग्गज वकील उनको डिफेंड भी कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे वकील उनको डिफेंड कर रहे हैं जो एक एक अपीयरेंस में लाखों रुपए लेते हैं। अब ये घुसपैठियों के पास पैसा कहां से आ रहा है जो इतने बड़े बड़े वकीलों को हायर कर रखा है? मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ी एक साजिश के अंतर्गत भारत की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। सरकार इसका संज्ञान ले रही है, मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने डेमोग्राफी के ऊपर एक अपना एक कमेटी भी बनाई है, उस पर ऊपर चर्चा हो रही है। डेमोग्राफी आज की डेट में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हो गया है। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी हैं, तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब मान रहे हैं। और घुसपैठ का एक मैं आपको सैंपल देता हूं कि घुसपैठ का सैंपल कैसा है। मैंने पीआईएल फाइल किया एसआईआर के ऊपर, और मैंने अपने एसआईआर में जो आंकड़े दिए थे वो आंकड़े अब पीछे हो चुके, अब तो नए नए रिकॉर्ड बन चुके हैं। हमने कहा था बिहार में 25 लाख फर्जी वोटर है, वहां 65 लाख पाए गए। हमने बंगाल में कहा था लगभग 35 लाख फर्जी वोटर है, वहां पे 92 लाख वोट कटे हैं। तो ये जो वोट कटे हैं एसआईआर में, अब तक जो है लगभग 10 करोड़ के आसपास वोट कटा है। उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे इस दुनिया से नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे लोग अपने अपने गांव छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। ये जो वोट कटा है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में घुसपैठियों का भी वोट बना हुआ था। और इसीलिए जब मैंने एसआईआर की पीआईएल फाइल किया कि पूरे देश में एसआईआर हो, रेगुलर इंटरवल पे एसआईआर हो, हर 5 साल के ऊपर एसआईआर हो, तो सुप्रीम कोर्ट में 21 और पीआईएल फाइल हुई जिन्होंने कहा एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर की संवैधानिकता के ऊपर सवाल खड़े किए, इलेक्शन कमीशन के मंशा पे सवाल खड़े किए, वोट चोरी का आरोप लगाया, दुनिया भर का सब कुछ किया। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। अभी जब उनका जजमेंट आया तो उन्होंने एसआईआर के खिलाफ जितनी बातें थी सारे के सारे ध्वस्त कर दिए। कोई भी उनका तर्क उसमें काम नहीं किया। और एसआईआर का विरोध करने कौन आया? टीएमसी के सांसद आए। एसआईआर का विरोध किसने किया? आरजेडी के सांसद ने किया, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में। केसी वेणुगोपाल साहब ने पीआईएल फाइल कर रखा था, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पिटीशन फाइल कर रखी। कई सारे तथाकथित सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं वो भी आए थे, एक सैफोलॉजिस्ट भी आए थे, कुछ एक एनजीओज भी आए। 21 या पीआईएल फाइल हुई और उसमें बड़े बड़े दिग्गज वकील, सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, सारे खड़े होकर कह रहे हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर गड़बड़ हो रहा है, जानबूझ के नाम काटा जा रहा है। ये तो चलिए जजमेंट आ गया, उसमें क्लियर हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचिए ना कि 10 करोड़ फर्जी वोटर कहां से आ गए? कौन है ये? किसका नाम कटा है? और किसको इतनी मिर्ची लग रही थी एसआईआर से? किसको इतनी मिर्ची लग रही है घुसपैठियों को बाहर निकालने से? किसको इतनी मिर्ची लग रही है एनआरसी से? तो भारत में एक तरीके से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्लास है, पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनके लिए वोट बैंक का काम करती हैं, उन्हीं को मिर्ची लग रही है। मैं आशा करता हूं कि आज नहीं तो कल, जैसे एसआईआर सक्सेसफुल हो गया है,
अभी आने वाले टाइम में पूरे देश में एसआईआर हो जाएगा, वैसे ही एनआरसी भी पूरे देश में बहुत जल्दी शुरू होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, एनआरसी पर मैं आऊंगा, लेकिन आपने कहा सरकार का आखिरी आंकड़ा है किरण रिजिजू जी का कि 2 करोड़ घुसपैठी है, आप कह रहे हैं 5 करोड़ है। आपने पीआईएल में भी मेंशन किया है। आप इसके लिए आप पीआईएल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आपकी लंबी स्टडी करनी पड़ती है, आपको वहां ये प्रूव भी करना पड़ता है कि जो पॉइंट्स आपने कहे हैं वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है और फैक्ट्स आपके पास सही हैं। तो 5 करोड़ का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, अश्विनी उपाध्याय के पास कैसे? 5 करोड़ का आंकड़ा मेरा सही है, और वो इसलिए भी सही है कि पहली बात तो जो हम कुछ कहते हैं सब एफिडेविट पे कहते हैं, कोई ऐसी मौखिक बात तो होती नहीं सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा, मेरी पीआईएल पे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस हुआ है, और आज तक न केंद्र सरकार ने कहा मेरा आंकड़ा गलत है, न राज्य सरकार ने आंकड़ा कहा गलत है, और पीआईएल मेरी 2017 से चल रही है, 2026 आ चुका है। अगर मैं ये कहता हूं कि दीपक चौरसिया जी की जेब में इस समय 500 रुपए है और दीपक चौरसिया जी चुपचाप सुन लेते हैं, इसका मतलब 500 रुपए है, फिर कुछ डाउट करने वाली बात नहीं है। अगर मैं कहता हूं दीपक चौरसिया जी के पास 5 करोड़ रुपए है और दीपक चौरसिया जी मना नहीं कर रहे तो 5 करोड़ है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब कैसे कैसे मैंने कैलकुलेट किया, कुछ बातें मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं अब अगले पॉइंट पर आता हूं। बड़ा पॉइंट यह है कि हमको पता है 5 करोड़ अगर घुसपैठिए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश से हैं। अभी तक कुछ हजार घुसपैठिए ही डिपोर्ट हुए होंगे, और अभी जो डिटेंशन सेंटर शुभेंदु अधिकारी जी ने बनाया है, जिसको होल्डिंग सेंटर कहा गया है, वहां पर भी कुछ 100, 200, 500 या 1000 के आसपास जो है वो अभी वहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स या घुसपैठिए आए होंगे। 5 करोड़, अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए 1 करोड़ भी घुसपैठियों की लिस्ट आप बांग्लादेश को देते हैं और कहते हैं कि आप वेरीफाई करिए, ये आप ही के सिटीजन्स हैं, बांग्लादेश लेने को थोड़ी राजी होगा। बांग्लादेश तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका है कि हमारे यहाँ के घुसपैठिए भारत में है ही नहीं। ये तो एक डिप्लोमेटिक समस्या खड़ी हो जाएगी। कैसे भेजेंगे उन्हें बांग्लादेश, या कैसे भेजेंगे उन्हें म्यांमार, रोहिंग्या को? इसका देखिए, भारत में रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, कुकी भी है बहुत बड़ी मात्रा में। कुकियों की चर्चा नहीं करते, कुकी भी है भारत में बहुत बड़ी मात्रा में। इसके अलावा पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं। कुछ चीजें पेपर पे नहीं हो सकती हैं, वो अलग तरीके से होती है। मैं उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। आपके ऑफिस में अगर 20 चूहे आके बैठ जाएं तो आपको 20 के 20 चूहे पकड़ना नहीं है, एक चूहा पकड़ के उसको मारना, उसको देखते ही बाकी 19 चूहे अपने आप भाग जाएंगे। आपके ऑफिस में अगर 20 मच्छर आ जाए, 20 मक्खी आ जाए, आपको 20 मक्खी पकड़ के नहीं मारना है, उसको अंदर जेल में नहीं बंद करना है, एक मक्खी को मारना है, 19 अपने आप भागेंगे। मेरा मानना है इसी प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए, और हो सकता है ये प्रिंसिपल, मुझे नहीं पता कि सरकारें क्या कर रही हैं, लेकिन सबको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डालेंगे भैया, वो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी समस्या क्रिएट होगी। सबसे बढ़िया तरीका है सरकार शीर्ष से ऊपर से नीचे तक, केंद्र से लेकर राज्य तक, सीधे सीधे उनको थ्रेटनिंग दे, तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है, तुम्हारे पास 4 महीने का टाइम है, भारत छोड़ के भागो, और नहीं उसके बाद पकड़े जाओगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है वो स्ट्रेटजी सबसे अच्छी है, ये अपने आप चले जाएंगे। घुसपैठियों को पकड़ने से पहले भारत के उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है जिन्होंने इनका आधार बनाया है, राशन कार्ड बनाया है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, वोटर आईडी बनाया। ये जितने कॉमन सर्विस सेंटर वाले ये काम करते हैं, उनके पास पूरा रजिस्टर होता है, उनको पता होता है कि उन्होंने कितने आधार बनाए। उदाहरण के लिए जैसे अभी मुंबई में वहां किरीट सोमैया जी की शिकायत पे 87,000 बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर काम शुरू हुआ, तो 87,000 लोगों ने बनवाया, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले 2 या 3 है, तो 87,000 लोगों को पकड़ना नहीं पकड़ना है, उन 2-3 लोगों को पकड़ना है जिन्होंने 87,000 का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया। जैसे रायबरेली में 19,000 बर्थ सर्टिफिकेट बने ना मुंबई में, उनको कैसे निकालेंगे? चलिए मान लिया तीनों को भी पकड़ लिया, और वो 87,000 को कैसे निकाला जाएगा? मैं तो यही कह रहा हूं, एक मक्खी पकड़ते ही 19 मक्खियां भागेंगी, एक चूहा पकड़ते ही 19 चूहे भागेंगे। एक आप जानवर पकड़िए, 19 अपने आप भागेंगे। जब बॉर्डर पर उनका देश उनको लेगा, बस एक बार यहां। अश्विनी जी, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, भागेंगे तो तब जब बॉर्डर पर उनका देश उनको लेगा ही नहीं। देखिए बहुत सीधी सी बात है, उनका देश उनको लेगा कि नहीं लेगा, इसमें भारत की क्यों टेंशन करना, इसकी चिंता हमें थोड़ी करनी है।
अरे भैया, उसके नाना वहां है, उसके दादा वहां है, उसके मौसा, उसके मामा वहां है, वो सबका अपना परिचय बताएगा, वो बांग्लादेश लेगा। यहां कितनी महिलाएं पकड़ी गई, पता चला पाकिस्तान से आई और यहीं रह रही है, उनके 5-5, 6-6 बच्चे हो गए। 5 लाख महिलाएं तो यहां रह रही है ना, वो है पाकिस्तान की और रह रही है यहां पे, और वो एक 5-5, 6-6 बच्चे हो गए। तो मेरा ये मानना है कि एक बार तगड़े से पुशबैक देने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, 5 करोड़, चलिए मान लीजिए 2 ही करोड़ हैं, तो इनको निकाला जाए, ये व्यवहारिक है क्या? लोग यही कहते हैं। उनके डिफेंड करने वाले, आप किसी भी सेक्युलर नेता से पूछ लीजिए जो घुसपैठियों को डिफेंड करता है, वो कहता है तुरंत निकालो। घुसपैठ अगर हो रहा है तो ये सरकार की प्रॉब्लम है, वो कहता है ना। अब मुझे बताइए, इस इकोसिस्टम वाले लोग भी कहते हैं कि इनको निकालो। उनको पता है व्यवहारिक तौर पर इतने लोगों को निकालना संभव ही नहीं है। देखिए, एक दिन की समस्या नहीं है। 1971 के जब बांग्लादेश वाला शुरू हुआ तब से शुरू हुआ, और इनफैक्ट उसके पहले से भी शुरू हुआ। भारत का जो बॉर्डर हमने फेंसिंग नहीं बनाई, उसका परिणाम यह था कि जब मन किया वो आ जाते थे। तो ये आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं, इसके लिए तो आपको 3-4 साल लगेगा। लेकिन जनता भी इसमें कोऑपरेट करे, जनता भी सहयोग करे, और साथ साथ सरकार को नियम कानून भी बदलना पड़ेगा। आपको वो सिद्धांत कहते हैं, भय बिन होय न प्रीत सठे साठेम समाचरित, लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आपको उस सिद्धांत को लागू करना पड़ेगा। जनता भी अपने आसपास पता करती रहे कि भैया जो हमारे बगल में रह रहा है, इसके फूफा कहाँ है, जाके उनसे बात करे, तेरे नाना कहाँ है, तेरे मौसा कहाँ है, तेरे चाचा कहाँ है, तेरे बुआ कहाँ है। जनता को भी कुछ अपना योगदान करना पड़ेगा, प्रशासन को अपना योगदान करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा घुसपैठियों के लिए मुगली घुट्टी है, वो है भ्रष्टाचार। जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, तब तक एनआरसी भी फेल हो जाएगी, सब कुछ फेल होगी। असम में यही तो हुआ। असम का एनआरसी फेल होने का कारण ही यही था कि जब तक ये केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, इतने में असम के घुसपैठियों ने 10-12 हजार रुपए में पैसे खर्च कर दिए। और एक, दीपक जी, मैं आपके चैनल पे आज एक आपको ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं, शायद कभी किसी के ध्यान में नहीं आया होगा। अब ये घुसपैठिए शहरों से निकल के गांव में चले गए। अब वहां बटाई पे खेत ले रहे हैं। जैसे दीपक चौरसिया जी तो यहां रहते हैं, अब दीपक चौरसिया जी के जो खेत है वहां मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, बटाई पे देंगे। तो ये घुसपैठिए अब गांव में जाके वहां पे खेत बटाई पे ले रहे हैं, वहां थोड़े दिन रह रहे हैं, कहीं बगीचे में, ऊसर में, जहां खुला मैदान होता है, और फिर वहां के पार्षद प्रधान से सेटिंग करके, तो अगर वहां कोई जमीन बिकाऊ है तो 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, 4 बिस्वा जमीन खरीद रहे हैं। सरकार को रजिस्ट्री जो हो रही है तहसील में, इसके ऊपर तत्काल अपने नियम कानून बदलना पड़ेगा। क्योंकि घुसपैठियों को वैसे तो केवल डॉक्यूमेंट के बेस पे उनका पहचान करना, उनके डॉक्यूमेंट को कैंसिल करना तो आसान है, लेकिन ये घुसपैठिए अब रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जमीन के भूमिधर बन रहे हैं, ये जमीन के मालिक बन रहे हैं। ऐसे में अगर उनको निकाला जाएगा तो वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लड़ना शुरू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक, अगले 50 साल तक मुकदमा भी चलते रहेंगे। आने वाला ये बहुत बड़ा खतरा है। और इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरा कार्यक्रम था भी यूपी के बलरामपुर में था, गोंडा में, बहराइच में, वो बॉर्डर वाले एरिया में था। इतने वहां पे मकान बन रहे हैं, अनऑथराइज्ड मकान, वहां मदरसे बन रहे हैं, वहां मस्जिदें बन रही हैं, वहां मज़ारें बन रही हैं। और सेम यही हो रहा है, जहां त्रिपुरा का बॉर्डर हो, बंगाल का बॉर्डर हो, मुर्शिदाबाद हो, जहां पे बॉर्डर है, वहां पे ये जो मकान, ये जो जमीन के मालिक बनते जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए तत्काल अब समय आ चुका है कि जब मकान की रजिस्ट्री कराई जाए तो खरीदने वाले की कम से कम 2 जनरेशन के बारे में भी डिटेल उसमें कागज पे लिखा जाए, और वो तभी हो सकता है जब नियम कानून बदला जाए। अब सबसे बड़ी बात, लोग ये कहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी ने 200 से ज्यादा PIL लगा दी है। उनकी ज्यादातर PIL, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर हो, चाहे वो घुसपैठ को लेकर हो, चाहे वो सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान से हटाने को लेकर हो, चाहे वो जिन राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात हो, तो आप क्या जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ PIL करके एजेंडा चला रहे हैं बीजेपी का? नहीं दीपक जी, मैं मानता नहीं हूं भारत में कोई मुसलमान है। भारत में सब हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं और 20% एक्स हिंदू हैं, या उनको कहिए कन्वर्टेड हिंदू हैं। मैं तो यहाँ के सबको या तो कहता हूं या तो हिंदू या तो एक्स हिंदू, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। 2-4 परिवार है, वो मदनी साहब का परिवार है, मदीना से आया, ओवैसी साहब का परिवार अफगानिस्तान से आया, दुरानी साहब का परिवार भी विदेश से आया। ऐसे यहाँ पे ज्यादा 100 परिवार हैं जो विदेश से आए। अदरवाइज यहाँ पे 99.9999% लोग हिंदू ही थे। 7 पीढ़ी जाएंगे पीछे, सारे हिंदू ही मिलेंगे।
तो कभी अश्विनी उपाध्याय ने ये कोशिश नहीं की एमपी बन जाए, बीजेपी से एमएलए बन जाए? आजकल तो बीजेपी सब जगह जीत रही है अश्विनी भाई, सिर्फ पीआईएल तक ही सीमित। कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा आपने कि देखिए इतना सारा मैंने काम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में इतनी पीआईएल चल रही है, और ये तो सब बीजेपी, आरएसएस और सनातन का हिंदुत्ववादी एजेंडा है जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। दीपक भाई, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो एक विधानसभा में लिमिट हो जाएगी मेरी, अगर लोकसभा चुनाव लड़ूंगा तो एक लोकसभा में लिमिटेड हो जाऊंगा। अभी मैं भारत में टोटल 800 जिले हैं और 500 जिलों में मैं जा चुका हूं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, आईआईटीज हर जगह जाता रहता हूं। हर सैटरडे संडे अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, तुरंत निकल रहा हूं। कल परसों 2 दिन मेरा मुंबई में, महाराष्ट्र में फिर लगातार प्रोग्राम है। तो भारत के, अगर मैं सांसद विधायक होता तो मैं भारत के 800 जिलों में, 500 जिलों में नहीं जा पाता। हाँ, विदेश सैर कर लेता, मौज मस्ती कर लेता, वो अलग कर लेता। लेकिन अगर मैं सांसद विधायक अगर इलेक्शन लड़के बना होता तो ना 250 पीआईएल फाइल कर पाता, ना 500 जिलों में जा पाता। शेष शीर्ष नेतृत्व तो देखेगा, जब उनको जो ठीक लगेगा वो लगेगा। अगर कुछ उनके मन में होगा तो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज मैं अपने काम से संतुष्ट हूं। लोग कहते हैं अश्विनी उपाध्याय मुसलमानों से नफरत करते हैं। नहीं, हमने सबसे ज्यादा पीआईएल अपनी मुस्लिम बहनों के लिए फाइल किया है। 3 तलाक मैंने चैलेंज किया सबसे पहले, सायरा बानो तो बाद में आई। तलाके हसन मैंने चैलेंज किया, तलाके हसन मैंने चैलेंज किया, तलाके बाइन मैंने चैलेंज किया, तलाके किनाया मैंने चैलेंज किया, तहर्रुस को मैंने चैलेंज किया, 4 शादी मैंने चैलेंज किया, हलाला को मैंने चैलेंज किया, मुताह को मैंने चैलेंज किया, मिस्यार को मैंने चैलेंज किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे पहले पीआईएल मैंने फाइल किया। आप जरा सोचिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को तो कोई फायदा ही नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए ना आए, हिंदुओं पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए आज की डेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। परेशान कौन है? परेशान वो लोग हैं जिनके लिए स्वतंत्रता से पहले वाला कानून चल रहा है। परेशान हमारी क्रिश्चियन बेटियां हैं क्योंकि 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चल रहा है। परेशान हमारी पारसी बेटियां हैं क्योंकि 1936 वाला पारसी मैरिज एक्ट चल रहा है। परेशान हमारी मुस्लिम बेटियां हैं क्योंकि 1937 वाला शरीयत एक्ट चल रहा है। हिंदुओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू जो मैरिज एक्ट बना, हिंदू कोड बिल बना, वो संविधान लागू होने के बाद बना, बाकायदा संसद में बहस करके बना। उसमें जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का पूरा ध्यान रखा गया। ये आजादी के पहले जो कानून बने, शरीयत एक्ट, पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, वो तो ऑफिस में बैठे बैठे बना दिए गए। तो परेशान हुई है उनकी सही सबसे ज्यादा लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं। ठीक है, तो अश्विनी भाई, उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह मतलब आपका जो मुहिम है उसको जारी रखेंगे, और आप चूंकि लीगल पॉइंट्स को रखते हैं तो उम्मीद करते हैं देश के लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा से काम करता रहा है, आगे भी करता रहेगा, और आप जैसे लोग जो गलत हो रहा है समाज के अंदर, सिस्टम के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने इस तरह उठाते रहेंगे ताकि इस सरकार को इस मामले में उचित दिशा निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट दे सके। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पॉइंट ब्लैंक के, तब तक के लिए नमस्कार।